नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। हमेशा की तरह बिहार पर ज्ञान लेने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं हरीश, हमारे एक्सपर्ट, बिहार एक्सपर्ट। बिहार की गलियों में घूम रहे हैं, गर्मी, पसीना, बारिश, धूल, आंधी इन सब के बीच बस लक्ष्य उनका एक है कि लोगों का मन जान लें, पार्टियों का मन जान लें, कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हरीश, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हरीश, अ, हमने बहुत पहले दिल्ली की राजनीति में देखा था, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हर दिन एक ना एक आरोप लगाकर भाग जाते थे और जब तक जिस पार्टी पर आरोप लगाते थे वो जवाब खोजती थी, तब तक दूसरे दिन दूसरा आरोप आ जाता था। अब यहाँ जन सुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। उन्होंने तो एनडीए के नेताओं के ऊपर काफी आरोप लगा दिए। तो ये क्या है इसमें, हाउ डू यू रेट दिस? नहीं सर, जैसे मैं दोनों को एक तरीके से नहीं देखता हूँ। केजरीवाल जी और प्रशांत जी में थोड़ा सा फर्क देखता हूँ। फर्क ये है सर कि प्रशांत किशोर न सिर्फ आरोप लगाते हैं, बल्कि उन आरोपों में एक पुख्ता एविडेंस भी देते हैं कि ये इस आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ, और थोड़ा समय देते हैं उस पर्टिकुलर नेता को, जिस पर्टिकुलर नेता के खिलाफ वो शिकायत करते हैं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं कि भाई आप आइए मीडिया में और बताइए कि हकीकत क्या है। जैसे क्या है सर, आजकल बिहार की राजनीति में ना नेताजी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पसीने इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कब किसका नंबर आ जाए और कब प्रशांत किशोर अपनी गठरी लेके बैठ जाए कि भाई सो एंड सो ने ये किया है और इस तरीके से किया है। अशोक चौधरी जो सर इतने बड़े नाम है बिहार की राजनीति के, उनके ऊपर 200 करोड़ के 200 करोड़ का जो है वो एक घोटाला करने का आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर, और उसके एवज में वो जो फैक्ट्स रखते हैं सर, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है। और वो ये कहते हैं कि भाई आप आइए मीडिया के सामने और बताइए कि मैं जो कह रहा हूं वो कैसे गलत है। ठीक है, तो न सिर्फ अशोक चौधरी को, बल्कि अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, ये कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनके खिलाफ वो बहुत मुखर है। और ये इनमें सबसे अलग क्या है सर, ये समझने की बात है कि अब तक करप्शन में सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बात होती थी, और अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी विद डिफरेंस वाले लोग हैं, जो चादर ओढ़ के घी पी रहे हैं, मैं इनके खिलाफ इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भाजपा के विचारधारा के खिलाफ काम करने वाले लोगों के बारे में यह बात बता के देखना चाहता हूं कि भाजपा का जो मतलब ऊपर अपर लोग हैं, जो दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग हैं, या जिसको हाईकमान कहते हैं, वो इनके खिलाफ क्या स्टेप लेते हैं, ये देखने वाली बात। तो वो इसलिए सब लोगों के बीच आते हैं और इस तरीके की बात वो है। सनसनी तो तो है सर। प्रशांत किशोर को एक अपर हैंड तो है इस मामले में, क्योंकि वो बीजेपी के लिए भी काम कर चुके हैं 2014 में, और वो नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, उनकी पार्टी के साथ। तो उनको लूप होल्स तो पता है। ये तो अपर हैंड है उनका, तो उन्हें बहुत सारी चीजें पता है। सर जैसे क्या है कि अगर उन्होंने काम किया है पार्टियों के साथ, तो पार्टियों ने भी तो उनके साथ काम किया है सर। हम्म। पार्टियों को भी तो हो उनके सकता बारे है, में पता होना चाहिए। तो हो लेकिन सकता है अभी तक आना। लेकिन अभी तक तो वो खुल के कह रहे हैं ना कि भाई आप मेरे बारे में जो जानते हैं वो रखिए ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखिए वो बातें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर मैंने गलती की है तो ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपका, बिहार पुलिस आपकी, आप कराइए ना, मेरी जांच करा के मुझे जेल भिजवाइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। सर जैसे दूर बैठा जो व्यक्ति है, जो वोटर है, उसको ये लगता है कि यह आदमी इतनी दृढ़ता से सिर्फ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये गलत नहीं है। और जो थोड़े घबराए हुए लोग हैं, लोगों को लगता है कि भाई कहीं पे कुछ दाल में काला है, इसीलिए ये घबरा रहे हैं। सर जैसे प्रशांत किशोर को सनसनी पैदा करने की आदत है, और आदत से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है अंडरवुड करंट दिख रहा है सर, वो जो वाटर अंडर करंट है ना, वो सर दिख रहा है। और प्रशांत किशोर वोटरों को, नए वोटरों को मोबिलाइज करने के लिए ये तरीका आजमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है कि उससे उनको फायदा हो भी रहा है। और कुछ लोग तो ये सब होते हुए बाहर से उसको देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि भाई जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगे उनको जवाब देना चाहिए। उनको तो बिल्कुल मजा आ रहा है। सर, जैसे क्या है कि न सिर्फ उनको, बल्कि नीरज कुमार एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, सबसे प्रमुख स्पोक्स पर्सनों में से एक है। उन्होंने भी कहा कि अशोक चौधरी पे अगर
कोई इल्जामात लगे हैं, कुछ इस तरीके की बात है, तो वो आए पब्लिक में और आके बताएं कि भाई क्या बात क्या है, किस तरीके का उनके ऊपर आरोप लगाया, तो उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि जेडीयू की एक परिपाटी रही है सर कि नीतीश कुमार अपने हर नेता को ये कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो आपको आके उसकी सफाई देनी चाहिए, और तब तक सफाई आप दीजिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि नहीं वो गलती आपकी नहीं है या उस करप्शन में आप नहीं है। तो प्रशांत किशोर ये इन बातों से भली बात से वाकिफ है और इसीलिए वो इस तरीके के काम भी कर रहे हैं। अब तो सर स्थिति ये है कि पटना के हर बड़े नेता को ये लगता है कि कहीं अगले दिन मेरा नंबर ना आ जाए बस। तो प्रशांत किशोर से डर है ये। अब सर फिलहाल में तो चूंकि चुनावी सीजन है तो इसको डर माने, और डर इस बात का है कि चुनाव ना हार जाए, टिकट ना कट जाए, मंत्री पद ना चला जाए, सत्ता का सुख ना खत्म हो जाए, बस यही डर है सर, दूसरा क्या डर है। समस्या ये है कि हर नेता ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, फाइनेंशियल तो की ही है, अब बाकी चीजें भी की हैं, तो इसीलिए उनको डर लग रहा है कि कहीं मेरे बारे में तो अगला नहीं होगा। तो ये तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने ये लगा दिया आरोप, तो क्या लोगों में इन आरोपों को लेके कुछ सीरियसनेस है? बिल्कुल सीरियसनेस है सर, बिल्कुल अच्छा। सीरियसनेस है, और खास करके यूथ में। वो जो हम्म। बिहार का युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो कहीं बाहर है, जो इन बातों को समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को सीरियस लेता है सर। जैसे आप बताइए 12,000 की नौकरी करने वाला आदमी बाहर जाके और मजदूरी कर रहा है, और वो शाम को फोन पे बैठता है, फोन देखने बैठता है, तो उसको ये समझ आता है कि भाई 57 साल की उम्र में अशोक चौधरी हो गए हैं, इसको वो अशोक चौधरी प्रॉक्टर हो गए हैं यूनिवर्सिटी में। तो भाई 57 साल की उम्र में आपको इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है और हम 18-20 साल की उम्र में जाके मजदूरी कर रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं करेगा सर, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा सर, बिल्कुल करेगा, और हो भी तो रहा है। ये गड़बड़ियां तो हमने बीजेपी के रूल में भी देखी हैं। मैं हरियाणा में मैंने देखा, यूपी में देखा, ऐसे ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया गया जिनको एक लाइन हिंदी में लिखना नहीं आता, अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए। और विद्वत्ता पे तो खैर बात करनी बेकार है। पहले के वाइस चांसलर होते थे तो लगता था कि हाँ वाइस चांसलर हैं, तो बात करते हुए थोड़ा सा संकोच और डर लगता था। मैं बतौर छात्र में बहुत सारे अनुभव है मेरे। लेकिन मैं ये चीजें आपने सही कही, और ये चीजें जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां खूब दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी पार्टियों से अलग है। तो क्या ये इस चीज के बारे में प्रशांत किशोर लोगों को बता रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है? सर न सिर्फ आज से बल्कि 3 साल पहले से, 3 साल में इल्जामात पहले नहीं लगाते थे, अब तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो इल्जाम लगा रहे हैं और उसके सबूत दे रहे हैं कि भाई मैं इस आधार पे उनके बारे में ये कह रहा हूँ। लेकिन 3 साल से वो ये बात तो जरूर समझा रहे हैं कि जो पार्टी विद डिफरेंस है यहाँ, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको बहुत ऑनेस्ट पार्टी मानते हैं और जिस नेता के लिए सारे बिहारी एकजुट हो जाते हैं, उनके रिजीम में पिछले 15 सालों में बिहार में क्या हुआ कि बेड़ा गर्क हो गया। बिहार सबसे गरीब राज्य है, माइग्रेशन यहाँ सबसे ज्यादा है, गांव के गांव खाली है सर, युवा है नहीं, वो बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। तो सर जो चीज आपके साथ घट रही है, अगर सामने वाला वो कहता है ना, तो कनेक्ट होता है सर, लोगों को लगता है कि नहीं बात तो ये ठीक कह रहा है। अब वो वोट, जैसे उसको वोट में ट्रांसफर कर पाए या ना कर पाए, लोग इसके लिए वोट करें ना करें, लेकिन कनेक्ट तो कर रहे हैं सर। फिलहाल में ये आने वाली भीड़ ही बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आप इसके लिए ये भी एक वजह मानते हैं कि किसी भी पार्टी को लालू के बाद किसी एक पार्टी को पक्का बहुमत ऐसा नहीं मिला कि वो अपने अपनी पॉलिसी चला सके, अपनी अपने फैसले ले सके? किन्हीं भी दो या तीन पार्टियों की सरकारें रही जिसकी वजह से फैसले में पैरालिसिस वाला जो एंगल होता है वो होता है। क्या ये भी एक मुद्दा है हरीश? सर 36 पार्टियों की सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री थे, तो क्या परमाणु परीक्षण नहीं हुआ सर? नहीं नहीं, परमाणु परीक्षण तो हुआ था, लेकिन पैरालिसिस की बात उसमें भी थी। 24 सर पार्टियों की जो उन्होंने सरकार चलाई थी, तो मुश्किल तो फिर भी होता है। सर, फिर भी सर रिजल्ट ड्रिवन गवर्नमेंट थी वो। अगर आप करना चाहते हैं तो अलायंस भी आपके साथ होता है। पर सबसे बड़ी बात ये है सर कि आप करना तो चाहें,
शुरू-शुरू में नीतीश कुमार जी पहले रिजिम में जो उन्होंने काम किया, सर पहले और दूसरे रिजिम में उन इसलिए ही वोट मिले क्योंकि उन्होंने पहले रिजिम में काम किया और वो दिख रहा था। बात जब तीसरे रिजिम से शुरू हुई ना सर, फिर वहां से काम उनका गड़बड़ हुआ और अब तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार, मैंने फिर कहा कि मेंटली रिटायर्ड और फिजिकली टायर्ड हो चुके हैं। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि शायद नीतीश कुमार में वो सीरियसनेस नहीं रही जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्योंकि सर वो नीतीश कुमार वो है कि करप्शन के एक चार्ज पे अपना इस्तीफा दे देते थे, तो बाकी उनकी पार्टी में किसी नेता के ऊपर अगर लगे तो कैसे बचेंगे वो। अभी फिलहाल में जदयू इस एक तरीके से बात काम नहीं कर रही है। एक बात ये भी है कि कम से कम विकास करने के लिए या पैसा और इन्वेस्ट कराने के लिए तो कोई पार्टी मना नहीं करती है, चाहे जितनी भी विरोधी पार्टी हो, अगर आपकी सहयोगी पार्टी मना नहीं करती। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं हरीश, ये हमें समझना होगा कि किसी भी स्टेट में आप ये एक सवाल उठा सकते हैं कि बेरोजगारी क्यों है, लोग यहाँ से काम करने पंजाब क्यों जाते हैं, दिल्ली क्यों जाते हैं, बंबई क्यों जाते हैं। अब वहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हुआ नहीं। अब इंडस्ट्री अगर अब पिछले 30-40 सालों में ये हालत थी बिहार की, लालू के राज में और उसके बाद भी, कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो कोई भी आदमी इंडस्ट्री क्यों लगाएगा, थोड़ा डरेगा, सोचेगा हम करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ी सी थोड़ा सा ढिलाई हुई हो। लेकिन विकास के मुद्दे पर तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी सहयोगी दल किसी बड़ी पार्टी को मना कर सकता है कि भाई ये वाली विकास का कार्य को ये कह सकता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कीजिए और मेरे यहाँ भी कीजिए, उनके यहाँ भी कीजिए, ये सब कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा है बिहार में इस बार? सर एक सेकंड सर। बिल्कुल सर, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है सर बिहार का, और मुझे लगता है कि सबसे प्रमुख मुद्दा है। अगर बेरोजगारी की बात करें सर, तो पटना में भागते हुए उन बच्चों को देखिए सर जो बीपीएससी के एग्जाम का विरोध करते हुए लाठी उठाते हैं। आप उनका सर देखें, ये मतलब जॉबलेस वाली स्थिति जो है ये बहुत खराब है सर बिहार में। और बिहार में अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपको मिलेगी कहां? आपको साउथ की तरफ जाना पड़ेगा, आपको गुजरात जाना पड़ेगा। जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि घटना कहीं घटती है, मारा बिहारी ही जाता है। वो क्यों मारा जा रहा है सर? उसे इसीलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसको अपने स्टेट में जॉब नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी समस्या है सर वो यही है कि लेकिन आपको ये तो रोजगार देना है, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ये नैरेटिव तो देखिए, मेरा मेरा मानना है कि ये नैरेटिव आज का नहीं है। बिहार में बहुत पहले से ऐसा हो रहा है और लोगों को पढ़ने लिखने से लेकर नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बिहार का नैरेटिव बनाया जाता है ये उत्तर प्रदेश के लिए भी वैसा ही है। हरियाणा का आदमी फौज में जाता है या खेलों में जाता है या खेती करता है। पंजाब का आदमी कनाडा चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, गलत सही कैसे भी तरीके से, या तो खेती करता है। तो लेकिन यूपी और बिहार के साथ ये रहता है कि अ, बाहर जा नहीं सकते, सबके पास इतना पैसा होता नहीं है, पहले से खेती इतनी संपन्न है नहीं, तो शायद इसलिए वो दिल्ली और मुंबई का रुख करते हैं और वहां काम करते हैं। हम सब पत्रकारिता करने 90 के दशक में आए हैं दिल्ली, क्योंकि हमें पता था कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का एवेन्यूज नहीं है। तो इस तरह एवेन्यूज की खोज में आदमी निकलता है अपने घर से और बाहर जाता है। बाहर निकलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक पूरी की पूरी खेप अगर हर साल पढ़ाई लिखाई के बाद मजदूरी करने लगती है तो वो एक बड़ी वो प्रोडक्टिवनेस उसका खत्म होता है। और वो स्टेट के लिए क्या करता है, बस एक काम करता है, दो काम करता है। एक तो छठ पे आ जाता है किसी भी तरह, ट्रेन के ऊपर चढ़ के या बस के ऊपर चढ़ के खतरा मोल लेके, और या इलेक्शन के समय आके अपना वोट देता है, जो बहुत कीमती बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेरोजगारी की चर्चाएं हम तो अपने बचपन में सुनते थे, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री तब भी यही बड़ा मुद्दा रहता था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। न भ्रष्टाचार कम हुआ, न गरीबी कम हुई, न बेरोजगारी कम हुई।
लेकिन ये तीनों इशू क्या इस वाले इलेक्शन में भी बहुत प्रोमिनेंट है हरीश? सर इतने ही मारक क्षमता इसकी अभी भी है, इसमें कहीं कुंद नहीं पड़ी है। ये रोटी कपड़ा और मकान पहले जो हुआ करता था, रोजगार और स्वास्थ्य है, और ये इसी मुद्दे पे चुनाव हो तो वो पार्टियों के लिए बेहतर है और लोगों के लिए भी बेहतर है। प्रशांत किशोर लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ है उसी को तो करना है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जरूरी है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों को स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, खेती को मनरेगा से जोड़ना पड़ेगा और कुछ इस तरीके का प्रयास करना पड़ेगा जिससे 10 से 12,000 की नौकरी के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, 10 से 12,000 की नौकरी के लिए युवाओं को कहीं कहीं बाहर न जाना पड़े। तो वो इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं और लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बेसिकली मैं तो ये जानना चाहता था कि क्या इस तरह के मुद्दे सिर्फ नैरेटिव का काम करते हैं या वाकई असल मुद्दे हैं और लोगों को ये समझ में आता है? क्योंकि मैंने तो बिहार के लोगों को भी देखा, यूपी के लोगों को भी देखा, आईफोन 17 लेने के लिए 6-6 घंटे, 8-8 घंटे से लाइन में लगे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता इस देश की समस्या जो है कम से कम उस तरफ। अब आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, किसी भी जेन ज़ी से पूछ लीजिए, पता नहीं उसको पता है कि नहीं पता है। ये बड़ा दुखद है। लेकिन ये अच्छी बात है अगर बेरोजगारी कोई मुद्दा होती है, गरीबी कोई मुद्दा होती है, ये बड़ी बात है अगर सचमुच मुद्दा है तो। और प्रशांत किशोर अगर इस मामले में कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव तो कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है, मैंने उनके भाषणों को देखा है। मैंने एक भाषण की 2-3 लाइनें मुझे याद हैं, उन्होंने कहा था कि लालू यादव बेशक यादवों के बहुत बड़े नेता हो सकते थे, लेकिन तब होते जब उन्होंने कहा होता कि बेस्ट यादव नेता जो है उसको मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊँगा, मैं अपने बेटे को नहीं बनाऊँगा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, मैं अपने बेटे को बनाऊँगा। तो वो लालू यादव परिवार की राजनीति कर रहे हैं, वो यादवों को ऊपर ले जाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जिस तरह से उन्होंने बताई, हो सकता है 100 में 100 लोगों को नहीं समझ में आई होगी, लेकिन 1-2 को भी अगर समझ में आई होगी, तो वो भारतीय राजनीति की जो असली शक्ल है, वो जानने में, पहचानने में सफल हो सकते हैं। और यही भारतीय राजनीति की तब वो वोट डालने का उसका मतलब निकलता है कि हाँ, हमने इन सब चीज़ों को बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार वगैरह को सोच के हमने वोट दिया। खैर आज बड़ी अच्छी चर्चा रही। हरीश, आपने प्रशांत किशोर पर मेरी मेरी इच्छा थी आपसे बात करने की, क्योंकि मैं जब भी प्रशांत किशोर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे केजरीवाल याद आ जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि केजरीवाल ने इस देश का बहुत बड़ा घाटा किया, खासकर जेन ज़ी जैसे ग्रुप का बहुत नाम आ रहा है जेन ज़ी का, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और अचानक धराशायी हो गई और मुझे लगता था कि कोई जन आंदोलन शायद ही खड़ा हो कम से कम 30-35 बरस के समय में। खैर आपको बहुत धन्यवाद हरीश, आपने कुछ और कलर्स दिखाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो कोई और एंगल, सर कोई और रंग लेकर आएँगे। जाते-जाते एक अंतिम बात ये कह दूँगा कि सर यह देश वीरों से खाली नहीं रहा है। अगर एक केजरीवाल ने विश्वास तोड़ा है, तो 100 उससे अच्छे केजरीवाल और उससे अच्छे प्रशांत किशोर आएँगे, जो कहीं न कहीं इस देश को विकास के नए मानक देके जाएँगे। ये मेरा विश्वास है सर और मुझे लगता है कि ये जेन जी का भी विश्वास है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद हरीश। थैंक यू सो मच।